हेलो दोस्तों, मैं सुनी शर्मा आ गया हूँ डीएसएमएस की सीरीज का अगला लेक्चर लेकर के। अभी तक हम लोगों ने बोल्ट कनेक्शन पढ़ा था और बोल्ट कनेक्शन में मैंने बोल्ट से रिलेटेड सारे फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया था। ये आपने समझ लिया था अच्छी तरह से कि बोल्ट कनेक्शन कुछ और खास बात नहीं है, लगभग रिवेट की तरह है। जो माइनर चेंजिंग है उसको मैंने आपको समझा दिया था। लेकिन अब ये बात है कि मैंने बोल्ट कनेक्शन को डब्ल्यूएसएम थ्योरी से नहीं समझाया था, उसको एलएसएम यानी 2007 के अकॉर्डिंग समझाया था। ठीक है, आइए। अच्छा, एक खास बात मैं आप लोगों को बता दूं, पिछले न्यूमेरिकल को लास्ट में जब मैं पढ़ा रहा था, न्यूमेरिकल सॉरी कॉन्सेप्ट को, मतलब बोल्ट कनेक्शन का लास्ट लेक्चर आप देखेंगे तो मैंने लास्ट में बियरिंग वाला फॉर्मूला लिखा था। बियरिंग वाले फॉर्मूले में मैंने एक चीज थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, उसको जरा आप लोग सही कर लेंगे। सबसे जरूरी चीज क्या थी कि उसमें मैंने फॉर्मूला लिखा था कि केबी की वैल्यू, यहाँ पर जो केबी की वैल्यू होती है, ये केबी की वैल्यू अब वो याद करनी है, तो मुझे मेरे माइंड से स्किप कर गया था। जितना मैं आपको पहले एकदम क्लियर कर दूं कि चाहे 2007 का कोई भी फॉर्मूला हो, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। टेबल और कोड आपके सामने रहता है एग्जाम में, आप कोड ले जाने के लिए एग्जाम में अलाउ है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग कोड डाउनलोड कर लीजिए। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप के, जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उस डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होइए। उसमें आईएस कोड 2007 मैंने दे दिया, उसको प्रिंट करा के ले लीजिए, एग्जाम में आपको ले जाना है। तो फॉर्मूले आपके सामने रहेंगे, आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको फॉर्मूला देख के अप्लाई करना आना चाहिए। अब एक चीज और ध्यान लीजिए, वो इतना भी आसान नहीं है। फॉर्मूले में दे तो दिया है कौन कितना, लेकिन कैसे लेना है वो जब तक एक न्यूमेरिकल एटलीस्ट आप नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए ध्यान से देखिए, यहां पर जो केबी की वैल्यू थी मैंने लिखा था लास्ट में कि ई बाई थ्री डी नॉट मिनिमम ऑफ ई बाई थ्री डी नॉट, और फिर दोबारा मैंने ई ही लिख दिया था। वो ई नहीं रहेगा, वो पी पिच था, थ्री डी नॉट माइनस 0.25। ठीक है, ये था आपका एफ यू बी अपॉन एफ यू, और फिर आपका था 1। ये चार वैल्यू के बी की थी, जिसमें मैंने इस फॉर्मूले में पी की जगह भी ई लिख दिया था गलती से। उसको आप लोग सही कर लीजिएगा, ये पी है। यहां पर ध्यान रहे कि ये इंड डिस्टेंस होता है, ये पिच होता है। एफ यू बी आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, उसमें एफ यू बी बता चुका हूं, फिर से न्यूमेरिकल में भी देख लेंगे हम लोग। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको अगर आप समझ गए हो तो जरा इस न्यूमेरिकल पर ध्यान दीजिए। ठीक है, न्यूमेरिकल में बोला है, क्वेश्चन दिया गया है, क्या है कि फाइंड द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड जॉइंट गिवन इन द डायग्राम बिलो, बोल्ट यूज्ड इज M24.6। अब इसका मतलब मैं आपको समझा चुका था कि इस बोल्ट का अर्थ क्या है। ठीक है, कैसे, देखिए ये डायग्राम पहले दिया गया है कि दो प्लेटें आपको दिख रही हैं, लैप ज्वाइंट में जुड़ी हुई हैं। दोनों की मोटाई कितनी है, ये क्वेश्चन ही है, पूरा डायग्राम क्वेश्चन में दिया गया है। ये 20 mm की दो प्लेट्स हैं जो आपस में बोल्ट कनेक्शन से, दो बोल्ट से जुड़ी हैं। ठीक है, आपको मैंने पहले ही बताया था कि बोल्ट में जो ये लंबाई होती है बोल्ट की, इसमें कुछ पार्ट सैंक का होता है, कुछ थ्रेड का होता है। सैंक मतलब प्लेन एरिया, और थ्रेड मतलब जिस पर नट को कसने के लिए, जैसे असल में बोल्ट कैसा होता है, देखिए बोल्ट असल में ऐसा होता है, इसका ये कसा गया रहता है नीचे से। ठीक है, मान लीजिए ऐसा है, देखिए नीचे से इसको क्या किया गया, कस दिया गया नट को इसमें। अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो बोल्ट ऐसे लगाया गया है और उसमें नट को नीचे से क्या कर दिया गया है, कस दिया गया है। तो कसते समय एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो चेंजिंग है मैं बता चुका हूं, पिछला लेक्चर जरूर देखे है, क्योंकि थोड़ा सा जो रिवेट से अलग बात इसमें है वो मैं उसी लेक्चर में बताया हूं। अब देखिए दोनों प्लेटों को जोड़ा गया, दो रिवेट लगाए गए, ऐसे ऐसे आपको सामने से दिख रहा है। एक्चुअली अगर इसमें देखें तो 6 रिवेट हैं, मतलब रिवेटों की दो सीरीज है। ये डबल रिवेट, डबल बोल्ट इसमें लगाए गए हैं, लेकिन इनकी जो लाइन है उसमें तीन तीन रिवेट इस टाइप से, टोटल 6 रिवेट लगे हैं। प्लेट की चौड़ाई 180 mm है पूरी की पूरी, मोटाई आपको यहाँ दे ही दिया गया है। तो 180 mm है और मोटाई 20 mm है इसकी, और इनको 6 रिवेटों की मदद से जोड़ा गया। अब रिवेट में जो लगाए गए हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस होती है ना, ये वाली डिस्टेंस जो इस डायरेक्शन में होती है, ठीक है, उसको एज डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एज डिस्टेंस, एज डिस्टेंस। ठीक है ना, और इस डायरेक्शन में जो ये, जैसे ये लास्ट रिवेट के किनारे तक की दूरी है, और जो इस डायरेक्शन में ये दूरी होती है उसको एंड डिस्टेंस बोलते हैं। ये चीज का ध्यान रखिएगा, एंड डिस्टेंस बोलते हैं इसको। ठीक है ना, तो यहां पर एंड डिस्टेंस की वैल्यू 30 है, और एक रिवेट से दूसरे रिवेट के बीच की लोड की दिशा में, ये लोड लगने का डायरेक्शन है इस पर,
उसकी दिशा में दूरी पिच है। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि सर आप पिच तो इधर ले लेते हैं जब न्यूमेरिकल लगवा रहे थे। देखिए वो मैंने आपकी किताब के अकॉर्डिंग लिया था। आपकी किताब में हमेशा ना, देखिए असल में पिच इसको बोलते हैं, जो अभी लिखा गया ये 60, ये पिच है। पिच का मतलब होता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू रिवेट्स along the direction of force। ध्यान रखिएगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू रिवेट्स along the direction of force and center to center distance between two rivets perpendicular to the direction of force is called gauge distance। this distance is gauge distance। ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर जब आप इस पर इसको गेज कह रहे थे तो फॉर्मूला जब आप टेंशन वाला लगाते हैं तो आप P माइनस डी कर रहे थे इंटू टी इंटू एफ टी। ठीक है, तो ये चीज जान लीजिए, ये आपकी किताब के बस मजबूरी में मुझे करना इसलिए पड़ता है ताकि आप भ्रमित ना हो। असल में ये कितना रहता है यहाँ पे, ये G माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी होता है। ठीक है, लेकिन आपकी ज्यादातर किताबों में जैसा छपा है मैंने वही बता दिया, ये होता है गेज में, ये दूरी में से D माइनस किया जाता है। अब कहेंगे सर न्यूमेरिकल में गेज, तो एक चीज जान लीजिए, गेज और पिच असल में अंतराल को जनरली पिच कहा जा सकता है। तो यहाँ पर दो रिवेटों के बीच के जनरल गैप को भी पिच बोल सकते हैं, हालांकि डेफिनेशन पिच की है। तो असल में फॉर्मूला G माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी होता है। मैं जब पढ़ाता हूं तो यही फॉर्मूला और जो भी कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला है वो यही है, कभी भ्रमित मत होइएगा। लेकिन आपकी किताबों में P बोल देता है, जिस वजह से मैं P बोलता हूं ताकि आपको कम फैमिलियर लगे। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा पिच और गेज में क्या अंतर है। पिच जो है इस डायरेक्शन में होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और गेज जो होता है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है। क्लियर है। एंड डिस्टेंस आपको पता चल गया, ये है, इसको एज डिस्टेंस बोलते हैं। अच्छा ये बताइए, जब लोड ऐसे लगेगा इस प्लेट पर तो इस डायरेक्शन में लगेगा ना, मतलब जो फैलाव होगा, जो घेरे बढ़ेंगे वो इस डायरेक्शन में होंगे। तो इसलिए यहाँ एंड डिस्टेंस का काम है, एज डिस्टेंस का काम नहीं होता है जब बियरिंग होती है। तो समझ में आएंगी चीजें, ध्यान दीजिएगा। पिच समझ में आया, 60 है दो रिवेटों के बीच की दूरी, और एक रिवेट से किनारे वाले प्लेट के किनारे तक की दूरी को 30 यानी जो यहाँ पे है उसी को हम लोग ई यानी एंड डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है ना, तो हमें एंड डिस्टेंस का काम अभी होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम लोग सॉल्यूशन पर बात करते हैं। सॉल्यूशन क्या है, जानते हैं कि सपोज करिए रिवेट होता तो आप क्या करते, पीटी निकालते टेंशन में, पीबी निकालते बियरिंग में, और पीएस निकालते शियर में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले शियर और बियरिंग निकालेंगे, फिर टेंशन निकालेंगे। लेकिन रिवेट तो है नहीं, बोल्ट है, काम वही करना है, फॉर्मूले अलग होंगे। देखिए सबसे पहले एक चीज बताइए कि डी जो है रिवेट का डाया कितना है। यहाँ M20 और 4.6 का मतलब क्या है, मैंने पिछले लेक्चर में समझाया है कि M20 का मतलब इस रिवेट का डाया जो है नॉमिनल, बोल्ट का जो डाया है नॉमिनल वो 20 mm है। 400 उसकी रप्चर स्ट्रेंथ है बोल्ट की। प्लेट का लोहा जो होता है ना, प्लेट का वो अलग होता है, उसका लगभग 410 होता है, और ये 4 का मतलब 400 होता है। ठीक है, 400 उसका FUB है, FUB मतलब बोल्ट वाले का, बोल्ट का रप्चर 400 है, और जब उसमें 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यील्डिंग स्ट्रेंथ आ जाएगी। इस 0.6 का अर्थ क्या है कि इसके रप्चर स्ट्रेंथ 400 में 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका FY आ जाएगा। तो FY इज इक्वल टू 400 इंटू 6 होगा। इसका अर्थ इस पूरे का यही हुआ। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो D इज इक्वल टू अगर 20 mm है तो बताइए D नॉट कितना होगा, मतलब होल का डाया कितना होगा। तो मैंने बताया था जब 16 या 16 से ऊपर रहे तो 2 mm एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिएगा बोल्ट के केस में। ठीक है, तो हमने 20 को कितना कर लिया, D नॉट मतलब होल का डाया 22 कर लिया। फिर FUB कितना होगा बताइए, तो FUB 400 होगा क्योंकि बोल्ट का ग्रेड दिया हुआ है। FY कितना होगा, तो 0.6 इंटू 400 यानी 240 हो जाएगा। अब बोल्ट का स्ट्रेंथ पहले निकालें, अगर बोल्ट का स्ट्रेंथ, तो बोल्ट दो चीजों में फेल होगा, या तो शियर होके कटेगा या तो बियरिंग में पिचकेगा या दब जाएगा। तो शियर स्ट्रेंथ या शियर कैपेसिटी, और दूसरा कैपेबिलिटी या कैपेसिटी और बियर कैपेसिटी, दोनों चीजों बियरिंग और शेयरिंग में निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये फॉर्मूला याद है, पिछले लेक्चर में बताया हूं मैं, कोड में आपके सामने फॉर्मूला रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, बस एक बार सीख लीजिए फिर कोड लेके बैठिएगा, सारा कहानी खत्म हो जाएगा। अब फॉर्मूला होता है FUB अपॉन √3 गामा MB इंटू NS ASB प्लस NN ANB इंटू N। ये एक रिवेट की स्ट्रेंथ है दोस्त, ये जान लेना, एक रिवेट की। टोटल कितने रिवेट लगे हैं, 6 रिवेट। तो आपको 6, जैसे PS वाले में करते थे, PS में आप क्या करते थे बताइए, जब शेयरिंग करते थे तो π/4 D स्क्वायर
इनटू एफ एस कर देते थे आप, लेकिन फिर एन करते थे, उसी तरह यहां भी एन है, ठीक है ना। तो ये बताइए इसमें कौन क्या था, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ये एरिया एएसबी सैंक एरिया है। जो जैसे देखिए, जब प्लेटें खींचेंगे और रिवेट कटेगा, तो रिवेट कहां कहां से कट सकता है, या तो सैंक से कट सकता है, या तो ये थ्रेड से कट सकता है। थ्रेड और सैंक क्या है, जरूर मैं बार बार कह रहा हूं, पिछला लेक्चर देख लीजिए। रिवेट में दो पार्ट होते हैं, ऊपर सैंक होता है जो चिकना भाग होता है, सॉरी बोल्ट में जो लंबाई होती है इस डंडी की, उसमें कुछ हिस्सा तो नीचे कसने लायक बना रहता है जिसपे चूड़ी बनी होती है, और कुछ हिस्सा जो ऊपर चिकना होता है जिस पर कोई दिक्कत नहीं होती। तो एक चीज बताइए, जब इसमें डाला गया है, नीचे से कसा गया, तो आपको क्या पता है कि कहां तक इसमें चूड़ी है और कहां, जब ना बताया गया, या तो आपको पता हो कि यहां तक चूड़ी कटी है सर, यहां तक चूड़ी कटी है ऐसे, और ऊपर जहां ये कटाव हो रहा है, जब प्लेटों को खींचेंगे कटेगा, तो सैंक कटेगा। अगर आपको क्लियर हो सैंक कटेगा, तब तो सैंक लीजिए। और अगर जब न क्लियर हो, न दिया गया हो कि कहां तक इसमें थ्रेड है, तब आप हमेशा थ्रेड लेंगे, कि मानेंगे कि थ्रेड कट रहा है। क्यों मानेंगे, क्योंकि थ्रेड कमजोर होता है। मान लीजिए आपने सैंक मान लिया, ठीक है, सैंक मान लिया और कट रहा है थ्रेड पर से, तो पता चला सैंक आपका मजबूत जान के सैंक को लगाएं और कट गया पहले ही। तो हमेशा कमजोर पॉइंट को मानना है, ये तो आपको पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं, ठीक है। जब न दिया गया हो तो ये माना जाता है। अच्छा, इसमें एक जगह कट रहा है रिवेट की दो जगह, बट ज्वाइंट होता है तब डबल शियर होता है। तो बट ज्वाइंट में ये चांस रहता है कि हो सकता है एक ऊपर वाला हिस्सा सैंक में कट रहा हो और नीचे वाला थ्रेड कट रहा हो। जब बट ज्वाइंट होता है, डबल शियर होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये चांस होते हैं कि ऊपर सैंक का एरिया भी कट रहा हो और नीचे वाला थ्रेड का एरिया भी कट रहा हो। लेकिन लैप में एक ही जगह कटेगा, चाहे कोई एक ही कटेगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जब न दिया गया हो तो थ्रेड मानेंगे। तो अब यहाँ ये बताइए, एफ यू बी तो मालूम है आपको, √3 गामा एम बी जो है 1.25 फिक्स होता है, ठीक है। गामा एम बी कहिए चाहे गामा एम एल कहिए, ये दोनों 1.25, और गामा M1 टेंशन मेंबर पढ़ा रहे थे तभी बताए थे, गामा ML और गामा MB, ये दोनों की वैल्यू 1.25। गामा M नॉट था एक, जो गामा M नॉट लिखे थे हम, उसका वैल्यू 1.1 था, ठीक है ना। और वो किसमें यूज किया जा रहा था, जो 1.1 वाला था, वो यील्डिंग वाले के साथ यूज किया जा रहा था। और ये वाला किसके साथ यूज किया जाता है, रप्चर वाले के साथ। जहां FY रहेगा ना, वहां पर यूज किया जाएगा उसका, ठीक है। अब एक चीज बताइए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, एनएस का हमने बताया था वैल्यू क्या होता है। एनएस जो होती है, एएसबी तो पता है ना, तो एनएस मतलब नंबर ऑफ शियर प्लेन है वो, जो किस, अच्छा ये एएसबी किसका एरिया है, सैंक का। तो सैंक कितने जगह से कट रहा है, वो एनएस है। मतलब एक जगह कटेगा तो एक, दो जगह कटेगा तो दो, तीन जगह कटेगा तीन, ऐसा चांस नहीं बनेगा। लेकिन एनएस क्या होता है, एनएस मतलब नंबर ऑफ शियर प्लेन पासिंग थ्रू सैंक, या नंबर ऑफ शियर फेल्योर प्लेन पासिंग थ्रू सैंक। तो एक बात बताइए, अच्छा दूसरा एएनबी सैंक का एरिया है, जानते हैं इसका थ्रेड का, और थ्रेड 0.78 टाइम्स होता है किसका, एएसबी का, बता चुका हूं मैं पहले। तो एक चीज जान लीजिए, यहां पर जो मैंने कंडीशन मानी है, वो मैं मानूंगा कि एएसबी यानी सैंक से नहीं कट रहा है। तो जब सैंक से कटेगा ही नहीं, थ्रेड से कटेगा, ये माना हूं कि थ्रेड कटेगा, तो एनएस की वैल्यू क्या होगी, एनएस मतलब कितनी जगह से सैंक कट रहा है, तो 0 जगह से। तो जब एनएस की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी, 0। क्यों, क्योंकि हमने लिखा है ऑलवेज एज्यूम शियर प्लेन पासिंग थ्रू थ्रेड इफ नॉट गिवन। मतलब जब न दिया गया हो तो शियर प्लेन को हमेशा थ्रेड से पास होता हुआ माना जाएगा, ठीक है। तो एनएस बराबर अगर 0 हुआ, तो ये एसबी कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं, पूरा 0 हो गया। अब एनएन कितना होगा, एनएन मतलब एक, मतलब थ्रेड कितनी जगह से कट रहा है, एक जगह से। और थ्रेड का जो एरिया होता है ना एएनबी, वो इसी सैंक के एरिया का 0.78 होता है। तो यानी VS इज इक्वल टू 400 FUB √3 1.25, ये 0 हो गया पूरा, प्लस एनएन का वैल्यू 1.78 टाइम्स ऑफ दिस, यानी किसका एरिया बताइए, π/4 20 स्क्वायर किसका एरिया है, सैंक का एरिया है। सैंक का ही डाया है ये 20, तो 20 का स्क्वायर π/4 की एरिया आया, 0.78 टाइम्स कर दिए, एएनबी यानी थ्रेड एरिया आ गया, इनटू 6। समझी गए क्यों किए हैं, इसी एन की वैल्यू है ये 6, यानी नंबर ऑफ बोल्ट जो है वो 6 है। सॉल्व कर दिया इस पूरे VS को,
VS को जब पूरा सॉल्व किया तो आया 271.63 इंटू 10³ न्यूटन। किलो न्यूटन में लिखना है तो ये 10³ हटा दीजिए, डिवाइड कर देंगे 10.3 से, किलो न्यूटन में चेंज हो जाएगा। तो चीजें समझ में आ गई। VS की वैल्यू कैसे आई 271.63, यानी कि जब इसको सॉल्व किए तो 271.63 इंटू 10³ न्यूटन या किलो न्यूटन में चेंज कर दें इसको हटा के। अब बताइए दूसरा बोल्ट का स्ट्रेंथ किस में चेक होगा? बियरिंग में। बियरिंग कैपेसिटी, बियरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, नहीं बताया कोई बात नहीं, दिया है कोड में, कोड हमारे सामने है। 2.5 kV dt इंटू FU अपन गामा MB होता है। अब यहां पर जब निकालेंगे इसका 2.5 टाइम्स ऑफ kV इंटू dt इंटू FU अपन गामा MB, तो बताइए क्या है 2.5 तो ठीक है, kb का वैल्यू क्या होगा? अभी अभी मैंने समझाया था इसी kb की वैल्यू को यहाँ पे कि E अपॉन 3d नॉट P अपॉन 3d नॉट माइनस 0.25 FUB अपॉन FU इंटू 1, इनमें जो सबसे कम होगा वही लिया जाएगा kb का वैल्यू। तो देखिए यहाँ kb की वैल्यू निकाला हूँ, E अपॉन 3d नॉट, d नॉट का मतलब अभी अभी बताया हूँ, d नॉट मतलब 22 mm हुआ। तो ये बताइए E अपॉन 3d नॉट करेंगे तो 30 कहां से लिए? देखिए यही इन डिस्टेंस है 30, तो 30 अपॉन 3 इंटू 22 इज इक्वल टू 0.45 हुआ। P अपॉन 3d नॉट, P मतलब कितना है, एक रिवेट से दूसरा रिवेट 60 है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जब रखेंगे 60 अपॉन 3 इंटू 22 माइनस 0.5, तो वैल्यू आपकी आएगी 0.659। कैलकुलेटर लेके आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह FUB अपॉन FY जब चेक करेंगे तो FUB 400, सॉरी ये FU है, FU है, देखिए यहाँ पर लिखा हूं मैं FUB अपॉन FU, तो वहां पर FUB अपॉन FU तो 400 अपॉन 410 इज इक्वल टू 0.975, और चौथा चीज है 1, तो सब में सबसे कम कौन आया बताइए? 0.45। तो बस कुछ नहीं, VB की वैल्यू 2.5 इंटू 0.45, D का वैल्यू 20 डाया है, T का वैल्यू 20 मोटाई है, FU 410 प्लेट का होता है। नंबर ऑफ रिवेट मैं भूल गया हूं, यहाँ जगह भी नहीं है, तो n का वैल्यू 6 यहाँ रख देंगे आप। जब यहाँ n का वैल्यू आप 6 रखेंगे टोटल, तो सबका मल्टीप्लाई करेंगे, ये गामा MB 1.25 होता है, निकालेंगे तो VB का वैल्यू 885.6 इंटू 10.3 न्यूटन आ जाएगा। अच्छा, सीयरिंग और बियरिंग में अभी तक ये पता चल रहा है कि कौन ज्यादा कौन कम है, 271, तो स्ट्रेंथ कौन सी मानी जाएगी? 271 मानी जाएगी। अब प्लेट का भी स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। प्लेट का स्ट्रेंथ कितना है आपका? TDN। तो प्लेट का स्ट्रेंथ का भी फॉर्मूला मैं पीछे लिख चुका हूं, ठीक है। अब प्लेट का स्ट्रेंथ होता है 0.9, यानी ये नेट एरिया का रप्चर हो रहा है। कभी कभी ग्रॉस एरिया का इल्डिंग होता है, तो ग्रॉस एरिया का इल्डिंग नहीं, यहाँ नेट एरिया का रप्चर कराया जाता है। नेट एरिया का रप्चर जब आप कराएंगे तो फार्मूला आपका निकाल के रखेंगे। अच्छा, नेट एरिया का रप्चर का कोफिशिएंट गामा एम1 प्लेट के लिए, ये गामा MB ही है, समझिए कि अलग अलग नाम जरूर लिखा गया, वो बोल्ट के लिए है और ये किसके लिए है? ये प्लेट के लिए है, लेकिन वैल्यू दोनों की एक ही ली गई है, टेबल नंबर 5 है। कोड में अगर आप जाएंगे तो आपको ये सब वैल्यू लिखा हुआ मिल जाएगा, कोड में टेबल नंबर 5 ढूंढिएगा, उसमें ये वैल्यू सारी मिल जाएगी, ठीक है। तो TDN इज इक्वल टू 0.9 AN मतलब नेट एरिया ऑफ प्लेट। अब प्लेट का बताइए जिस सेक्शन पे वो कटेगा उसका नेट एरिया क्या होगा? तो 180 में से 3 रिवेट घटा देंगे, इंटू मोटाई T से गुणा कर देंगे। 180 पूरा तो है नहीं, 180 में से 3 होल गायब किए तो चौड़ाई कम हुई, इंटू T मतलब मोटाई से गुणा कर दिए। B इंटू टी होना चाहिए था, लेकिन B माइनस एन डी इंटू टी होगा, तो B माइनस एन डी इंटू टी, यानी 180 में से 3 बोल्ट माइनस कर दिए, होल माइनस करेंगे, होल तो बड़ा होगा ना, बोल्ट भले पतला हो लेकिन होल तो 22 mm का हुआ है ना, तो हम होल को माइनस करते हैं प्लेट का स्ट्रेंथ निकालते समय। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 3 इंटू 22 कर देंगे, इंटू 20 मतलब मोटाई है, और ये बताइए FU का वैल्यू कितना है? 410, गामा एमएल 1.25। प्लेट की स्ट्रेंथ TDN जो आ गई वो 673 इंटू 10³ न्यूटन या 673 न्यूटन, किलो न्यूटन आ गया, ठीक है। तो बताइए इन तीनों में सबसे कम कौन है? एक शियर स्ट्रेंथ आया, एक देखिए ये शियर स्ट्रेंथ है, ये आपका जो है VB वो बेयरिंग स्ट्रेंथ है, और ये टेंसाइल स्ट्रेंथ है। तो सबसे कम कौन सी स्ट्रेंथ आई? VS, यानी स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? VS। तो पूछा हमसे क्या है कि इस स्ट्रेंथ बताइए, डिजाइन स्ट्रेंथ बताइए, तो डिजाइन स्ट्रेंथ हमने बता दिया। लेकिन अगर इससे इफिशियंसी भी पूछ देता, इफिशियंसी का मतलब क्या होता है बताइए? प्लेट का इफिशियंसी, पूरे के पूरे प्लेट का इफिशियंसी कितना होगा? तो इफिशियंसी कैसे निकालते हैं हम लोग? तो सॉलिड प्लेट का स्ट्रेंथ लेकर के
जो पूरी प्लेट होती उस सॉलिड प्लेट का स्ट्रेंथ लेते और इस स्ट्रेंथ जो स्ट्रेंथ इफिशियंसी क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट आई इनटू क्या कर देते हैं हम लोग 100, तो इफिशियंसी आ जाती। तो इफिशियंसी अगर निकाला जाता तो कैसे निकलता, एक चीज का यहाँ पे विशेष ध्यान रहे कि आप इफिशियंसी निकालने के लिए आपको, ये मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं, पूछ सकता है ये इफिशियंसी उसकी क्या होगी, लेकिन इफिशियंसी में एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, बता रहा हूं अभी क्या इफिशियंसी होता है, स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट, स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इनटू 100, ठीक है, ये इफिशियंसी होता है। लेकिन यहाँ स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट तो आप ले चुके हैं, ये होगा ज्वाइंट का स्ट्रेंथ जो सबसे कम है, लेकिन सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ निकालते समय क्या करेंगे, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया में से जो काट रहे थे वो नहीं काटेंगे आई पूरे एरिया का स्ट्रेंथ, लेकिन अभी तो आप क्या करा रहे थे, नेट एरिया का रप्चर करा रहे थे, लेकिन सॉलिड का स्ट्रेंथ जब निकाला जाता है प्लेट का तो वो ग्रॉस एरिया की यील्डिंग कराई जाती है। इस चीज का विशेष ध्यान रहे कि ग्रॉस एरिया की यील्डिंग कराई जाती है। जब सॉलिड प्लेट का स्ट्रेंथ निकालना हो तो कोड के अकॉर्डिंग ग्रॉस एरिया की यील्डिंग कराई जाती है। तो ग्रॉस एरिया की यील्डिंग का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, तो आप यहाँ स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, यहां पर निकाल लेते हैं हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, तो वो क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे यील्डिंग ऑफ ग्रॉस एरिया, यील्डिंग ऑफ ग्रॉस एरिया, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ग्रॉस एरिया मतलब एजी आई इंटू एफ वाई, यील्डिंग करवाना ना ग्रॉस एरिया का, तो एफ वाई और एफ वाई के साथ फैक्टर क्या होता है, गामा एम नॉट होता है, इस चीज का ध्यान रहे, अभी बताया हूं। तो अब ग्रॉस एरिया कितना हो जाएगा, 180 पूरा मोटाई टी, तो ग्रॉस एरिया क्या हो जाएगा 180 इंटू 20 यानी मोटाई, एफ वाई हो जाएगा 240, नहीं दिया है प्लेट का कितना होगा, तो हम 240 इसको ले लेते हैं, अभी कितना हो जाएगा आपका 240, इसको मत लीजिए क्योंकि 240 बोल्ट का है, प्लेट का होता है 410 और उसका एफ वाई 250 होता है प्लेट का। कहेंगे सर ये कहाँ से लिए, तो एफ वाई 250 अभी तक प्लेट का लेते आए हैं ना हम लोग, ये तो ये अगर ना दिया रहता, प्लेट का 410 कहाँ से लिए आप, जैसे बोल्ट का तो 400 दिया था ये, लेकिन प्लेट का आप हमेशा जो एफ यू लिए हैं वो 410 लिए हैं, इसी तरह उसका 400 के अकॉर्डिंग, तो जो ये 400 था उसके अकॉर्डिंग 0.6 से 240 आया था, लेकिन 410 और प्लेट का यील्डिंग 250 माना जाता है, तो मैं 250 इसको ले रहा हूं, 240 लेंगे तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तरीका है 250 लीजिए। गामा एम नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये 1.1 फिक्स एम नॉट है, यील्डिंग वाले का कोफिशिएंट है, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, अगर एफ यू रहता तो यहाँ 1.25 होता गामा एम एल या गामा एम यू भी। इसको सॉल्व करेंगे जब पूरी प्लेट की सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ, तो 8 आपका 818 पॉइंट, कैलकुलेटर तो है नहीं, 182 किलो न्यूटन आ जाएगा, ठीक है, 818.182 किलो न्यूटन आ जाएगा पूरे सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ। बस फॉर्मूले को सॉल्व करना और कुछ नहीं। अब ये बताइए जब ये इतना आ गया है किलो न्यूटन में सॉलिड प्लेट का स्ट्रेंथ, तो ज्वाइंट का स्ट्रेंथ पता चल गया, सॉलिड प्लेट का पता चल गया, इफिशियंसी ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सीधे सीधे रखेंगे, अभी अभी आया था हम लोग का 270, कितना था आपका ये सीयर वाले का वैल्यू कितना 271.63, 271.63 डिवाइडेड बाई 818.182 इंटू 100, यहां से परसेंटेज में वैल्यू निकाल देंगे, सॉल्व करके आ जाएगा 33.19%, ये इफिशियंसी ईटा की वैल्यू हो जाएगी। अब पूरा कंप्लीट आपका न्यूमेरिकल हो गया, आपने इसका डिजाइन स्ट्रेंथ भी निकाला और साथ साथ आपने इसकी इफिशियंसी भी निकाल दी। आई होप न्यूमेरिकल आपको समझ में आया। समझ में आने जैसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा लगाना सीख लेंगे और फॉर्मूले की चिंता बिल्कुल करनी ही नहीं, क्योंकि कोड तो लेके जाना है और कोड में फॉर्मूले आपको ऑलरेडी दिए रहेंगे। तो आई होप न्यूमेरिकल आपको समझ में आ रहा होगा पूरी तरीके से।
अब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं लगभग अपने सारे चैप्टर, बोल्ट वगैरह, टेंशन मेंबर, रिवेट, वेल्ड, बोल्ट, टेंशन मेंबर। अब बचता है केवल कंप्रेशन मेंबर और बीम, 2 चैप्टर और बचते हैं, कंप्रेशन मेंबर और बीम। अब आराम से धीरे धीरे मैं इन दोनों चैप्टर्स को भी आपके खत्म कर दूंगा। आपका 70% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। बीम के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं एग्जाम में। मेन अगर आपका कुछ बचा है तो वो कंप्रेशन मेंबर बचा है, जो मेजर टॉपिक है, जिसको पढ़ना जरूरी है। तो कंप्रेशन मेंबर से क्वेश्चन तय है हर बार एग्जाम में आने, इसलिए कंप्रेशन मेंबर को मैं जल्दी ही स्टार्ट करके खत्म कर दूंगा। बस लास्ट या फिर उसके बाद बीम एक टॉपिक और बचता है, इसके बाद डीएसएमएस आपका खत्म हो जाएगा। जिन लोगों ने भी मुझसे ड्राइंग पढ़ने की बात की, तो दोस्त एक चीज जान लो, ड्राइंग इन्हीं चीजों से रिलेटेड आपके एग्जाम में आएगी, ठीक है। तो मेरा बहुत अच्छे सुझाव, पहले सारे सब्जेक्ट, जैसे इरिगेशन पढ़िए तो आप कैनाल की ड्राइंग बना लेंगे, जब डीएसएमएस आप पढ़ लेंगे तो आप स्टील का ड्राइंग बना लेंगे। तो पहले सब्जेक्ट पढ़िए। ड्राइंग 7 से 8 दिन लगता है, एक एक ड्राइंग एक दिन बनाएंगे, खत्म हो जाएगा आपका। लेकिन उसकी जितनी, जैसे ज्यादा लोगों की डिमांड हुई तो मैं ड्राइंग आपको पढ़ाऊंगा। अदरवाइज ड्राइंग का कोई बहुत बड़ा लोचा नहीं है, जैसे आप प्रैक्टिस करके जितना बना लिए आप एग्जाम में आराम से पास कर जाएंगे। ड्राइंग की आगे आपको खास जरूरत भी नहीं पड़ती, इसलिए ड्राइंग पर ज्यादा फोकस कोई नहीं करता है। फिर भी अगर दिक्कत आएगी तो मैं समझा दूंगा, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपके उससे रिलेटेड कितने लोगों को जरूरत है। बहुत कम लोगों के आएंगे क्वेश्चन, तब मैं ड्राइंग का क्लास नहीं लूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।